हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ेंगे कैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किया जाता है, किस तरीके से खुद रिजोल्व किया जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट्स में स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा अभी रिजोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। रिजोल्यूशन के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया हुआ था, तो उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। किसी भी वेक्टर को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम डिवाइड कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, पहले हम दो कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स क्या, सबसे इजी कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे, एक्स और वाई एक्सिस पे। तो अभी हम एक्स और वाई एक्सिस पे इसको किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो जो मैंने रिजॉल्व करने के लिए आपको बताया था, किसी भी वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, उसके एंड पॉइंट से हम क्या गिरा लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सपोज कीजिए ये हमारा एक वेक्टर है ए बी, इस पे हम एरो लगा देते हैं। अब ए बी का कंपोनेंट हमें निकालना है एक्स डायरेक्शन में, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके एंड पॉइंट से क्या डालना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन पे क्या डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। हमारी एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन कौन सी है, ये देखिए इस तरफ पॉइंट कर रही है। किस तरफ पॉइंट कर रही है, इस तरफ पॉइंट कर रही है। ओके, अब मेरे को इसका वेक्टर निकालना है एक्स एक्सिस पे, तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर के एंड पॉइंट से क्या करूंगा, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दूंगा। तो ये मैंने इस पे क्या किए, ये मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। अच्छा, इसकी एक डायरेक्शन वही मैंने बताई नहीं थी, डायरेक्शन और बता देता हूँ। ये वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री बना रहा था। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसको दिखाऊं, ये भी क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये वाली लाइन जो मैंने डॉटेड 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 बनाई है, तो ये एंगल क्या कर रहा है, इससे थीटा डिग्री बना रहा है। एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री बना रहा है, तो इस लाइन से भी कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। थीटा अगर एक्स एक्सिस से दिखाना है तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ा लेंगे और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे दिखा दी है। तो अब मेरे को इस ए बी वेक्टर का कंपोनेंट किस एक्सिस पे दिखाना है, ओ एक्स डायरेक्शन में दिखाना है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में दिखाना है या फिर एक्स एक्सिस पे दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस वेक्टर के एंड पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने जैसे ड्रॉप किया तो मेरा जो कंपोनेंट आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, इस वाले पॉइंट से जो परपेंडिकुलर गिरा, मान लीजिए इसका नाम था एम, और इस वाले बी पॉइंट से जो वेक्टर का वो परपेंडिकुलर है उसका नाम क्या है, एन। तो मेरा एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, ए बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी क्या आएगा, एम एन। ठीक है, क्या आएगा, एम एन। अब ऐसे ही अब क्या करना है हमें, अब हमें वाई कंपोनेंट निकालना है। चलिए ठीक है, पहले एम एन को निकाल लेते हैं। एम एन क्या निकल के आएगा, इसका नाम मान लीजिए एफ है, इस वाले पॉइंट का नाम। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें एम एन की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। एम एन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो एम एन की लेंथ क्या आएगी हमारी, देखिए ये एम एन की लेंथ और ये ए एफ की लेंथ क्या है, इक्वल है। एम एन इक्वल्स टू क्या है, ए एफ, क्या है, ए एफ के इक्वल है। और ए एफ की वैल्यू इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल ए बी एफ से कितनी निकल के आएगी, ए बी कॉस थीटा। ए एफ कितना हो गया हमारा, इसका बेस क्या है इस वाले ट्राइंगल का, ए एफ, और इसका जो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो ए एफ क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। और ए एफ किसके इक्वल है, एम एन के। और एम एन क्या है हमारा, वेक्टर ए बी का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट। तो हमारा जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट निकल के आया उसकी वैल्यू क्या हुई, बराबर एम एन। तो हमारा जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट आया है उसकी वैल्यू निकल के क्या आई, ए बी कॉस थीटा। यानी कि जो एंगल ये वेक्टर एक्स एक्सिस से बना रहा है उसका क्या करते हैं, उसका कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड में। तो हमें वेक्टर कौन सा मिल जाता है, ए बी कॉस
थीटा। ठीक है, क्या मिल जाता है, ए बी कॉस थीटा। अब हम इसको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इसका वाई एक्सिस पे इसका कंपोनेंट। तो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपली जैसे हमने पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, अब उसी तरीके हम किस पे ड्रॉ कर लेंगे, अब हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे। किस पे ड्रॉ कर लेंगे, वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर हमारा क्या है अभी भी, ए बी। अब ए बी का कंपोनेंट किस पे निकालना है, वाई एक्सिस पे। तो हम क्या करेंगे, इसके इस वाले पॉइंट से क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और इसके बी पॉइंट से भी क्या किया, इस पे कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया। तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक, क्या आ गया, इसका भी हम नामकरण कर देते हैं। इसका नाम क्या लिख देते हैं, इसका नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम जी एच। तो वेक्टर ए बी का कंपोनेंट ऑन वाई एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर ड्रॉप करके क्या आया हमारा, ए से इस पे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या लिख दिया, जी, इसका नाम क्या लिख दिया, एच। तो हमारा कंपोनेंट क्या निकल के आएगा, जी एच। अब हमें क्या करना है, जी एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जी एच की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, जी एच के पैरेलल में यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये एंगल हमें क्या है पता है, कितना है, थीटा। तो ये वाला एंगल कितना, एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये है 90, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया थीटा। अब हम इसमें क्या करते हैं, त्रिकोणमिति लगा देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से क्या आएगा, हमें क्या निकालना है, जी एच निकालना है। जी एच किसके पैरेलल, इस पॉइंट का नाम हम लग दिया एल टी। हमें क्या निकालना है, जी एच निकालना है। जी एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एल टी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जी एच क्या है हमारा, जी एच इज इक्वल्स टू एल टी। तो जब हम इसको इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हमारा जो जी एच निकल के आएगा, बेसिकली एल टी निकल के आएगा। एल टी क्या निकल के आएगा, एल टी निकल के आएगा हमारा ए बी साइन थीटा। ये वाला क्या निकल के आया था, एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या निकल के आया था, ए बी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे इसका कंपोनेंट निकल के क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। तो बस हम इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं ताकि हमें कभी भी ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े, या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से कर लेंगे कि भाई कोई एक एक्टर अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो उसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, और उसका कंपोनेंट अगर वाई एक्सिस पे निकलवाऊँ तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से बना लेते हैं, देख लेते क्या है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है वेक्टर ए बी। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस कंपोनेंट कितना हुआ, क्या सीखा था हमने, ए बी कॉस थीटा, और वाई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं थीटा एंगल यहां से ना बना के यहां से बनाऊं तो क्या होगा, हमें ध्यान रखना है कि जो ए बी कॉस थीटा जो है एक्स का कंपोनेंट, वो तब होता है जब थीटा एंगल कहां से बनता है, एक्स एक्सिस से वो वेक्टर बना रहा है। अगर हम इस थीटा को चेंज कर दें, ये हमारा ए बी वेक्टर है, अगर ये एक्स एक्सिस से ना बना के अभी किस एक्सिस से बना रहा हो, वाई एक्सिस से, ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, वाई एक्सिस से बना रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जिस एक्सिस से वो थीटा एंगल बनाता है उसका कॉस क्या कहता है, उसके अलोंग उसका कंपोनेंट हो जाता है। इसमें वाई एक्सिस, ये वेक्टर अब वाई एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर मैं वेक्टर का कॉस थीटा निकालूंगा तो अब वो क्या होगा, इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि थीटा अब किस एक्सिस से बन रहा है, हमारा थीटा बन रहा है वाई एक्सिस से। ठीक है, तो इस केस में हमारा वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जब थीटा अब वाई एक्सिस से बना रहा हो तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, और एक्स कंपोनेंट क्या हो गया हमारा, अब एक्स, ओ सॉरी, ये हो जाएगा वाई ए बी कॉस
थीटा, जो एक्सिस एंगल जिस एक्सिस और वेक्टर के बीच में बनना था उसका कॉस कंपोनेंट उस के अलोंग वाले कंपोनेंट को बताता है। तो इसमें अब एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब ए बी कॉस थीटा ना को क्या हो जाएगा, वो ए बी साइन थीटा, क्योंकि थीटा एंगल अब वो कहाँ बना रहा है, वाई एक्सिस से बना रहा है। तो कॉस वाला जो हमारा कंपोनेंट वो किस अलोंग चला जाएगा, वाई के अलोंग चला जाएगा। ठीक, अब एक्चुअल में क्या होता है, कंपोनेंट था क्या है, कंपोनेंट में अभी हमने क्या निकाला था, जो ए बी कॉस थीटा और ए बी साइन थीटा जो वैल्यू निकाली वो बेसिकली क्या निकाला है हमने, इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। लेकिन कोई वेक्टर तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि उसको क्या हो, उसकी डायरेक्शन ना दी जाए। तो डायरेक्शन हमने क्या दे रखी थी उनकी, एक एक्स एक्सिस के अलोंग थी और एक क्या थी, वाई एक्सिस के अलोंग। अब हम थोड़ा सा यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट सीख लेते हैं, ताकि वो कंपोनेंट को अभी हम थोड़ा सा आगे ब्रॉडली डिस्क्राइब करेंगे कैसे। मान लीजिए आपका कोई वेक्टर है ए बी, अगर इसमें मैं वेक्टर ए बी है, ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करता हूँ, स्केलर है मेरी की वैल्यू है उसकी क्या है 5 यूनिट, अगर मैं इस स्केलर को इस वेक्टर में सिंपल मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मेरा जो नया वेक्टर आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगी 5 ए बी। अगर मैं इस वेक्टर में ए बी वेक्टर में 10 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या निकल के आएगा मेरा 10 ए बी। ये सिंपल नंबर है, ठीक है। अगर मैं किसी नंबर का या नंबर स्केलर में भी बेसिकली नंबर का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर में करूं तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, उसी वेक्टर का 5 टाइम्स हो रहा है, उसी वेक्टर का 10 टाइम्स हो जा रहा है। तो उस वेक्टर की डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी, ए बी की ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी, वेक्टर ए बी से कितनी गुना ज्यादा हो जाएगी, इसमें 5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। इस वाले केस में जो हमारा 10 ए बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन तो ए बी की ही रहेगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर से 10 गुना हो जाएगा। बेसिकली अगर मेरा वेक्टर ए बी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 सेंटीमीटर, बेसिकली इसकी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा अगर मैं कोई वेक्टर 5 ए बी ड्रॉ करना चाहता हूँ तो सिंपली क्या होगा, मैं एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करूंगा जिसकी लेंथ ए बी से कितनी ज़्यादा होगी 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ए बी की ही डायरेक्शन में रहेगी। अगर कोई स्केलर जिसकी कोई यूनिट ना हो, जैसे कि प्योर नंबर हो, अगर मैं उसको किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो नया जो वेक्टर जो उसका आंसर आता है वो वेक्टर उससे उतने ही गुना उतना ही टाइम्स लेंदी हो जाता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, वही की वही रहती है। मान लो इस 5 वेक्टर का नाम मैंने लिख दिया आर, तो मैं अगर कहूं कि आर को आप ड्रॉ करके दिखाओ तो आप सिंपली क्या करोगे, आप देखोगे कि ए बी वेक्टर की लेंथ कितनी दिखा रखी थी हमने 1 सेंटीमीटर, तो हमारा जो आर वेक्टर है वो कितना है 5 ए बी। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे कितनी लंबी, इस वेक्टर की लंबाई से 5 टाइम्स ज्यादा, तो वो कितनी लंबी लाइन खींचेगी 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेगी। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन वही की वही रहेगी जो कि ए बी वेक्टर की डायरेक्शन थी, तो क्या रहेगी यही रहेगी। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन इनकी लेंथ में क्या होगा 5 टाइम्स का फर्क होगा। अब नेक्स्ट वेक्टर है, मेरे को एक और ड्रॉ करना है 10 ए बी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक 10 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन ड्रॉ करूंगा और उसकी डायरेक्शन किस तरफ पॉइंट करूंगा, बिल्कुल ए बी की ही डायरेक्शन में, क्योंकि 10 ए बी मेरा जो वेक्टर है उसका नाम मान लीजिए मैंने एम वेक्टर आता है। तो एम वेक्टर बेसिकली क्या है, ए बी से मैग्नीट्यूड में 10 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, ए बी की डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगी। तो मेरा ये वेक्टर कौन सा हुआ, वेक्टर एम। ये वेक्टर कौन सा था मेरा, वेक्टर आर, और ये मेरा वेक्टर कौन सा है ए बी, ठीक है। तो स्केलर से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली क्या हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है और उसकी डायरेक्शन है वही की वही रहती है। ये मैंने क्यों आपको पढ़ाया, मैं आपको बताता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है। बेसिकली हम यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट सीखना चाह रहे हैं इसमें। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर ढूंढ के दे दूं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो उसका
1 यूनिट हो। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आए, 1 आए। 1 आए, 1 मीटर पर सेकंड आए, 1 मीटर आए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आए। ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको यूज करते हैं, तो हम इसको 1 यूनिट लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, यानी कि कोई वेक्टर जिसका की मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, तो वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अगर मेरे को यूनिट वेक्टर पता होता तो मैं उस डायरेक्शन में निकलने वाले सारे वेक्टरों को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूं। मान लीजिए क्या है कि मेरा ये एक यूनिट वेक्टर है, उसका नाम क्या है, ए। तो उसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट। ठीक है, तो अब मैं कोई भी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ करना चाहता हूं, तो वो जरूर उससे कुछ ना कुछ टाइम्स होगा। मान लीजिए मेरा वेक्टर मेरे को बी ड्रॉ करना है, तो उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है 0.5 हो, उसका मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 2 हो सकता है, बी का मैग्नीट्यूड 5 हो सकता है, बी का मैग्नीट्यूड 0.4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं किसी भी वेक्टर को अगर मैं 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा। इसको भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 आएगा। तो बेसिकली जब हमने देखा था किसी भी वेक्टर से अगर हम किसी प्योर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहता है, उसके उतने ही टाइम्स हो जाता है। तो हम किसी एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं और बाकी वेक्टर्स को उसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं मेरा बी वेक्टर क्या है, तो मेरा बी वेक्टर बेसिकली क्या है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, बी का मैग्नीट्यूड 0.5 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। और मैं अगर उसमें 0.5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0.5। और मेरा बी वेक्टर बेसिकली क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0.5 है और वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट वेक्टर मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने नेक्स्ट वेक्टर बी अब ऐसा लिया हुआ है जिसका की मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है और वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में। तो उस वेक्टर को मैं एक ही फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, अगर उसका मैग्नीट्यूड 2 है और वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहा है, तो मैं उस वेक्टर को क्या ऐसे नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सिमिलरली मेरा एक वेक्टर 5 है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है और उसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, तो मैं उसको क्या 5a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसे मेरा एक वेक्टर b है, ये सारे b को छोड़ के मैंने एक और b सेलेक्ट कर लिया, b की मैग्नीट्यूड क्या है, 0.4 है और वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 0.4 ए। इस चीज को देखते ही मैं समझ जाऊंगा कि मेरा कोई वेक्टर है जिसकी की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, 0.4 है, क्योंकि मेरा ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो 0.4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.4 ही आएगा और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक हम यूनिट वेक्टर पकड़ लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कह दूंगा कि भाई मैंने एक डायरेक्शन फिक्स कर दी और उसमें एक यूनिट वेक्टर को निकाल लिया, तो मैं बाकी सारे वेक्टर्स को उस यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। मेरे को बार बार ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ फिजिक्स में हम कैसे यूनिट वेक्टर सेलेक्ट कर रखे हैं हमने। जो भी हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, उस एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और जेड एक्सिस के जो भी अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई जे के। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। इन सबके ऊपर लगा लेते हैं छोटे छोटे एरो। तो हम किसी भी वेक्टर को, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो अब मैं उसको सिंपली आई की फॉर्म में लिख सकता हूँ। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो उसको मैं जे की एक्सिस की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जेड एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है तो मैं उसको के की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो सपोज कीजिए मेरा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5। कितना मैग्नीट्यूड है उसका, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 और इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मैं इस वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 5
आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा 5i जो वेक्टर है बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। अगर मैं सिंपल आपसे बोलूँ कि 5i की वैल्यू क्या होगी, तो 5i आई की वैल्यू खुद में कितनी है, यूनिट वेक्टर अलोंग किसके है, एक्स एक्सिस के। तो अगर मैं किसी यूनिट वेक्टर में 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 इंटू 1, 5 मैग्नीट्यूड उसका हो गया। और उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, आई की ही डायरेक्शन में है। तो वो वेक्टर मेरा क्या है, बी। तो मैंने बी वेक्टर जो कि मेरा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो उसको मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 5i। तो यानी कोई भी वेक्टर जो मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है, उसकी वैल्यू 5 हो, 3 हो, 10 हो, 9 हो या कुछ भी हो, तो मैं उसको उसी तरीके से लिख सकता हूँ। अगर 9 मैग्नीट्यूड है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हूँ, तो उस वेक्टर का नाम क्या होगा, 9i। ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20 है, 20 है, तो उसका नाम क्या होगा, 20i। ठीक है, इसी तरह मेरा वाई एक्सिस के अलोंग जब आ जाएगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उस वेक्टर को रिप्रेजेंट किसकी फॉर्म में करता हूँ, जे की फॉर्म में, क्योंकि जे मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं एक वेक्टर जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 11 है, तो उस वेक्टर को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड क्या बोला है मैंने, 11। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 11 है और वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, सिंपली 11 जे। यानी कि अगर कोई वेक्टर मेरे सामने 11 जे है, तो मैं उसको देखते ही बता दूंगा कि भाई उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 11 है, और वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ओके। ऐसे सिमिलरली जी जी एक्सिस के लिए हो जाएगा। ठीक है, के से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपली लिख देंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट बेसिकली क्यों जरूरी होता है, कंपोनेंट यूनिट वेक्टर का मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा डीप ले जाता हूँ। इसमें कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, किसी भी वेक्टर को अगर आप इसके कंपोनेंट्स करना चाहते हैं, तो बेसिकली कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं किसी वेक्टर को ऐसे छोटे वेक्टर्स में तोड़ना जिनका इफेक्टिव वेक्टर सम कितना हो, उस वेक्टर के इक्वली हो जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी के दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, मान लीजिए उसका नाम मैंने एम एन लिख दिया, ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और दूसरा क्या है, जी एफ, ये क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो इन दोनों का इफेक्टिव सम क्या होगा, एम एन वेक्टर प्लस जी एफ वेक्टर का वेक्टर सम निकल के क्या आएगा, ए बी वेक्टर के इक्वल निकल के आएगा। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, ए बी के कंपोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये स्पेसिफिक अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग तोड़ रहा हूँ, तो एम एन को क्या बोलूंगा, एम एन इज द कंपोनेंट ऑफ ए बी इन एक्स डायरेक्शन, और ये जी एफ इज द कंपोनेंट ऑफ ए बी इन वाई डायरेक्शन। और इन कंपोनेंट्स का सम वेक्टर सम क्या आएगा, वेक्टर ए बी के बराबर ही आना है। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं उस वेक्टर के। ठीक है, तो मैं अगर इसको दिखा दूं, एम एन ऐसे हुआ, एम एन वेक्टर ऐसे हुआ, और जी एफ मेरा, जी एफ कहाँ, चलो इसको ले लेते हैं, जी एफ वेक्टर मेरा ये रहा, जी एफ। तो मेरे को अगर इन दोनों को जोड़ना है, एम एन ऐसे है, अगर मैं इनको दोनों को जोड़ना चाहूँ तो सिंपली क्या होगा, ये और ये इधर गया और ये इधर गया, तो मेरा ये जो आएगा, ये ए बी निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी वेक्टर को दो एक्सिस, मैंने जो एक्स और वाई एक्सिस लिए हैं, बेसिकली क्या है, ये ऑर्थोगोनल एक्सिस कहलाते हैं। कौन से एक्सिस कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल एक्सिस। ये बेसिकली क्या है, ये एक दूसरे से कितनी डिग्री पे होते हैं, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, ये कितनी डिग्री का होता है, इनमें 90 डिग्री का एंगल होता है। तो बेसिकली हम दो एक्सिस पे इनको डिवाइड करते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल एक्सिस पे निकल के आते हैं। ठीक है, तो इनका सम क्या आना चाहिए, बेसिकली जो हमारा रिजल्टेंट ए बी है उसके बराबर आना चाहिए वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी के दो कंपोनेंट हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, ये, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, ये।
तो इसका और इसका वेक्टर सम क्या आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसको मान लीजिए, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया एफ। अब ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, बेसिकली कैसा ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं इसको आपसे कहूं कि आप वेक्टर ए बी को एक्स और वाई के कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है, ए एफ, और उसके अलोंग कंपोनेंट कौन सा है, एफ बी। ठीक है, तो जो मेरा ए एफ वैक्टर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए एफ के मैग्नीट्यूड को, ए एफ वैक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने अगर ए एफ लिख लिया, तो इसको ए एफ लिख लूंगा, और उसके आगे क्या लिख दूंगा, एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट करने के लिए लगा दूंगा आई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एफ बी वैक्टर को लिखना चाहूँ, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एफ बी का मैग्नीट्यूड इंटू जे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हमने सही लिखा है, क्योंकि आई क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, और जे क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं वेक्टर ए बी की लेंथ की बात करूं, तो बेसिकली क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर क्या आएगा, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। तो बेसिकली कोई भी वेक्टर का जो उसकी लेंथ होती है, वो क्या होती है, बेसिकली उसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का क्या होती है, उसके सम का पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली अगर ए बी वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो जो हमारा ए बी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर ए बी स्क्वायर, वो कितना होता है, जो एक्स एक्सिस के एलोंग कंपोनेंट है, ए एफ के स्क्वायर, प्लस जो वाई एक्सिस के एलोंग वेक्टर है, उसके स्क्वायर का सम। तो ए बी क्या हो जाएगा, बेसिकली अंडर रूट ऑफ ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस का अंडर रूट। अब हम इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। अभी हमने कौन से कंपोनेंट दे रखे हैं, सिर्फ ए और बी, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हमने कंपोनेंट देख रखे हैं। अगर मैं इसमें जेड एक्सिस की भी बात करता, तो मेरा जो नेट रिजल्टेंट आता ए बी, जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर है, जो तीन कंपोनेंट्स हैं, जिसके आई एक्सिस, वाई एक्सिस और आई जे और के, तो उसमें एक टर्म और हमारा एडिशन क्या आ जाता है यहाँ पे, जो जेड एक्सिस के अलोंग, मान लीजिए उसका नाम क्या होता, ए एफ बी एफ और सी एन होता, मान लीजिए उसका नाम। तो यानी मेरा रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है, वो क्या आता है, जो तीनों एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स होते हैं, उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का अंडर रूट निकल के आता है। ठीक है, कितना निकल के आता है, उनके स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम का अंडर रूट निकल के आता है। ठीक है, अब मेरे को एंगल निकालना है। आपको अगर एंगल निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का, जो उसके कंपोनेंट से कितना बन रहा है, तो ये मान लीजिए आपका थीटा एंगल है, तो रिजल्टेंट हमारा क्या है, ए बी, और जो हमारा कंपोनेंट वो क्या है, ए एफ। तो जो मेरा रिजल्टेंट एंगल, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो जो उसके एक्स एक्सिस के कंपोनेंट से बना रहा है, वो कैसे निकालेंगे हम, इसमें टेन थीटा लगाइए, ओ सॉरी, क्या लगाएंगे हम इसमें, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आएगा हमारा, ए बी अपॉन ए एफ, यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, या फिर जो हमारा वेक्टर है, वो अपने कंपोनेंट से कितने एंगल बना रहा है, हम निकालना वो सीख रहे हैं। तो हमारा जो वेक्टर है ए बी, उसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है ए एफ, तो वो उससे ये वेक्टर जो है ए बी, अपने कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है ए एफ, उससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो थीटा निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए एफ अपॉन ए बी, उल्टा लिख दिया ये, कितना हुआ, ए एफ अपॉन ए बी। सिमिलरली अगर मेरे को ये निकालना है कि जो मेरा वेक्टर है, वो वाई एक्सिस के कंपोनेंट से वो कितना एंगल बना रही है, तो मान लीजिए बना रही है कॉस अल्फा, वो कितना बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। तो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा हो जाएगा हमारा बी एफ अपॉन ए बी, यानी जो मेरा वेक्टर है, वो
ए एफ कंपोनेंट के अलोंग कितना एंगल बनता है वो कितना लिखता है, वो एंगल निकलता है cos थीटा इक्वल्स टू कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन अपॉन ए बी। इसी तरीके से जो जो मेरा दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, बी एफ। अब मेरा जो ये वाला एंगल है जो ए बी इस कंपोनेंट से बना रहा है तो वो कैसे निकलेगा, cos अल्फा बराबर बी एफ अपॉन ए बी। इसी तरीके से मेरा तीसरा एंगल कौन सा, मान लीजिए गामा है, वो कौन सा निकाल के आएगा हमारा, जी एक्सिस से, मान लीजिए वो था एम एन जो भी था, तो वो कितना होगा, उसका एंगल का कॉस जो गामा जो बन रहा है उसका कॉस किस तरह निकल के आएगा, एम एन अपॉन ए बी। तो बेसिकली अगर मेरा कोई वेक्टर अपने कंपोनेंट से कितना एंगल बनाता है वो निकालने का तरीका क्या होता है हमारा, सिंपली ये होता है कि भाई अगर मेरे को उसके एक्स एक्सिस के कंपोनेंट से कितना एंगल बना रहा है तो वो एंगल कितना होगा, मान लीजिए वो एंगल हुआ थीटा, तो हमारा कॉस थीटा क्या होता है, कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में हम एंगल जिस कंपोनेंट से हम उसका एंगल निकाल रहे हैं, जो ए बी हमारा जो वेक्टर है, जो मेन वेक्टर है उसका कंपोनेंट है ए एफ, तो ए एफ से अगर मैं जो एंगल निकाल रहा हूँ थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए एफ अपॉन ए बी। सिमिलरली अगर मैं अपने जो वेक्टर है जिसका अब वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, बी एफ, तो मेरा जो मेरा ए बी है वो बी एफ से कितना एंगल बनाएगा, वो बेसिकली क्या होगा, ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, अल्फा। तो कॉस अल्फा वो कैसे निकल के आएगा, बी एफ अपॉन ए बी निकल के आएगा। सिमिलरली जो जी एक्सिस पे कंपोनेंट हो, मान लीजिए मेरा ए एम एन है, तो उसका डिग्री कैसे निकल के आएगी, कॉस गामा इक्वल टू एम एन अपॉन ए बी से निकल के आएगी। ठीक है, आइए हम ना इसका एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी थ्योरी जो है थोड़ी सी कमरसम हो गई थी, तो इसको अगर हमें थोड़ा सा समझना है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा एक वेक्टर है, इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, 3i 4j प्लस 5k। मेरा वेक्टर ए है, इस पे वो लगा लेता हूँ मैं वेक्टर का निशान। तो मेरा बेसिकली ये वेक्टर क्या दिखा रखा है, मेरा ए वेक्टर है और इसको रिप्रेजेंट कर रखा है क्या, इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में 3i 4j एंड 5k। तो मेरे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली क्या होंगे ए वेक्टर के। तो इसको देखते मैं क्या कह दूंगा कि जो मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है वो कैसे निकलता है, जो आई के आगे होता है वो क्या हो गया हमारा 3, यानी कि जो मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 3, और वेक्टर में पूछूंगा तो क्या हो जाएगा 3i। ठीक है, हम बेसिकली कंपोनेंट में क्या लिखते हैं, सिंपल लिख देते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या, बेसिकली वो बता रहा है कि i की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे 3। इसी तरीके से जब मैं y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा, जो j के आगे लगा हो, तो y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा मेरा 4। ठीक है, इसी तरीके से z एक्सिस के अलोंग मेरा कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू उसकी आएगी 5। तो बेसिकली कंपोनेंट क्या है, अगर मैं इसको सिंपली आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ए वेक्टर जो मेरा है वो बेसिकली क्या रहा होगा हमारा, अगर मैं इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरा क्या रहेगा, एक्स, इसको जी को बाद में दिखा देते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या वेक्टर बना होगा, बेसिकली मेरा इसके अलोंग कितना चला होगा, ये 3, इसके अलोंग कितना चले होंगे हम 4, और फिर इस प्लेन के हम यहाँ पे कितना चले होंगे, ये हमारा जेड एक्सिस किस तरफ है, इस तरफ है, तो बेसिकली हम कितने चले होंगे, इस तरफ चलेंगे। तो हमारा फाइनल वेक्टर क्या निकल के आएगा, यहाँ से यहाँ तक निकल के आएगा। मैं जेड एक्सिस को हटा दूँ नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। अगर मैं दो ही कंपोनेंट्स की बात करूँ, मेरा एक वेक्टर है ए इक्वल्स टू 3i 4j, तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा 3, और जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट वो क्या होगा 4। तो बेसिकली अगर मैं ए वेक्टर को ड्रॉ करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक्स और वाई बना लूंगा। तो 3 और 4 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि मैं एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चलूंगा 3, कहाँ पे पहुंचा मैं, यहाँ पे पहुंचा, और वाई एक्सिस के अलोंग कहाँ पहुंचा मैं, यहाँ से यहाँ पहुंचा। तो मेरा जो वेक्टर ए निकल के आ रहा है, ये वाला वेक्टर मेरा क्या होगा, ये वेक्टर होगा मेरा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3i। ऐसी मेरा एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस लेंथ की लंबाई क्या है 4, और किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा 4j। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, बेसिकली ये, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए मैं इसको ए बी बोलता हूँ,
या ए बोल लेता हूँ सिंपल। तो इस ए वेक्टर या ए बी वेक्टर बेसिकली क्या है, वो क्या है, इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम है, दिख रहा है ना आपको कि इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ेंगे तो हमें कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे किस नाम से दिखा रखा है, ए वेक्टर के नाम से दिखा रखा है। तो बेसिकली ये दो वेक्टर्स का सम है 3i और 4j का। और 3i और 4j क्या कहलाएंगे, इसके क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स कहलाएंगे। किस डायरेक्शन में, 3i वाला जो कंपोनेंट है बेसिकली क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना है, 3i, कितना है, 3i। वाई एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट वो कितना है, 4j, या सिंपली 4 बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट बेसिकली क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है, बेसिकली मिलकर उस वेक्टर को पूरा करता है, ठीक है। अब आपसे कोई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे कि भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसको जब हम वेक्टर को दिखाते हैं तो वेक्टर हमने क्या दिखाया, 3i इस डायरेक्शन में दिखाया या 3 इस डायरेक्शन में दिखाया, उसके बाद क्या दिखाया, 4 इस डायरेक्शन में दिखाया। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ये। तो इसका क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल के आ जाएगा, हमारा 5 निकल के आ जाएगा। तो 3i प्लस 4j का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आया हमारा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम करके क्या निकाल देते हैं, उनके स्क्वायर का सम करके क्या करते हैं, उनका अंडर रूट निकाल देते हैं। तो उस तरीके से अगर मैं चलूंगा तो मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है, 3, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है मेरा, 4। तो मेरा आंसर क्या आएगा, जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है इसका स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो मेरा ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये। अगर मेरा कोई जेड का कंपोनेंट भी होता तो उसको मैं क्या कर देता, उसका भी स्क्वायर करके इसमें सम कर देता और उसका क्या निकाल लेता, अंडर रूट निकाल लेता। अच्छा, अब इस कंपोनेंट, अब इस वेक्टर के जो ए वेक्टर है 3i प्लस 4j, जो मेरा ए वेक्टर है, जो मेरा वेक्टर ए है, ये 3i और 4j को वेक्टर एडिशन करने के बाद आ रहा है, इसका नाम क्या है, ए वेक्टर। अब ये अपने कंपोनेंट से कितना कितना एंगल बना रहा है। तो बेसिकली जो इसके दो कंपोनेंट्स क्या है, 3i आया या 3i आया एक्स डायरेक्शन में, 4j आया वाई डायरेक्शन में। तो क्या पूछ रहा है कि भाई ये जो वेक्टर सम आया है ये अपने कंपोनेंट से, या ये जो वेक्टर ये अपने कंपोनेंट से कितना कितना एंगल बनाता है। तो ये वाला एंगल मान लीजिए मैंने थीटा है, इस वाले कंपोनेंट से इसका एंगल, तो वो क्या निकल के आता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वेक्टर, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5। सिमिलरली अगर मैं इस वेक्टर का एंगल दूसरे वाले वेक्टर के कंपोनेंट से पूछूं, दूसरा वाला जो कंपोनेंट क्या है वाई डायरेक्शन में 4j, तो इस डायरेक्शन से अगर पूछूं तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है जिस डायरेक्शन के कंपोनेंट से हम निकाल रहे हैं एंगल, तो हम किस कंपोनेंट से निकाल रहे हैं, 4j कंपोनेंट से इसका एंगल निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, वो कंपोनेंट ऊपर और जो हमारा वेक्टर है जिसका कि हमें निकालना है कि भाई ये अपने इस कंपोनेंट से कितना एंगल बना रहा है। तो कितना बनाएगा, अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 4/5। सिमिलरली अगर मेरा z का कोई कंपोनेंट होता, मान लीजिए 3j हो, 9z होता है, 9k, बेसिकली 9k होता। तो अगर वो z एक्सिस से ये, या इस कंपोनेंट से 9 के कंपोनेंट से जो हमारा ये वाला वेक्टर है वो कितना एंगल बनाता, मान लीजिए वो गामा बना रहा होता, तो कॉस गामा कैसे निकल के आता हमारा, कॉस गामा क्या होता है, हमें किस कंपोनेंट से एंगल निकालना है, जो कि हमारा z एक्सिस से है, वो कितना है 9k। तो हम उसका क्या करते हैं, 9 ऊपर और वैल्यू कैसे रखते हैं नीचे 5 आता नहीं, पर एक थियोरेटिकली समझा रहा हूँ। तो गामा कितना हो जाता है, कॉस इनवर्स 9/5। तो किसी कंपोनेंट से जो एंगल अगर हमें किसी वेक्टर का निकालना है तो बेसिकली उस कंपोनेंट को ऊपर रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं उस वेक्टर की वैल्यू को, और उसका क्या निकाल देते हैं, कॉस इनवर्स निकाल देते हैं। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ।
नहीं तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ज़्यादा डोज हो जाएगी आप लोगों की और फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो बेसिकली थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लेना है इसका पढ़ के थोड़ा सा कि बेसिकली मैंने आज क्या पढ़ाया आप लोगों को, यूनिट वेक्टर पढ़ाया है और कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बेसिकली क्या होते हैं, कंपोनेंट एक बार मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं, कंपोनेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, किसी वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं, अगर हम उन कंपोनेंट्स को अगर हम जोड़ें वेक्टर सम करें तो उनका वेक्टर सम क्या आता है, उस वेक्टर के इक्वल आ जाता है, तभी वो उसके क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जनरली हम कंपोनेंट्स किस किस डायरेक्शन प्रेफर करते हैं, हम जनरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग में किसी वेक्टर को कंपोनेंट निकालना प्रेफर करते हैं, या फिर उसको बेसिकली इसको चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, हम किसी वेक्टर को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करने यानी कि हमने उस वेक्टर को तोड़ के क्या कर दिया, हमने उसको तीन अलग अलग छोटे छोटे वेक्टर बना दिए। एक वेक्टर हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वेक्टर हुआ वाई एक्सिस के अलोंग और एक हुआ जेड एक्सिस के अलोंग। और हमने जब उन तीनों का वेक्टर सम किया तो उन तीनों का वेक्टर सम क्या आएगा, वही वेक्टर आएगा जिसका कि हम रिजॉल्व कर रहे थे। तो अगर मैं इसको दोबारा देखूं तो मेरा ए वेक्टर है बेसिकली वो दो, एक्स एक्सिस के अलोंग मेरा वेक्टर है 3i और वाई एक्सिस के अलोंग जो मेरा क्या है वेक्टर 4j। तो ये किस वेक्टर के कंपोनेंट है, ए वेक्टर के। और वो ए वेक्टर जो बेसिकली क्या निकल के आएगा, 3i और 4j का वेक्टर सम करके इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5 निकल के आएगी। तो ये 5 के दो कंपोनेंट है, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना है 3 और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है 4। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं और जिस वेक्टर के हमने उन कंपोनेंट्स को कैलकुलेट किया है उन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई, ओके।